हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाला हूं मैं। और चैप्टर 5 का नाम है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन अलग अलग रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ, और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे सिलेबस में तो चैप्टर 5 भी है, चैप्टर 6 भी है, चैप्टर 7 भी है, तो आप दोनों को पढ़ाओ। तो ये मैंने सोच कर रखा है कि जैसे मैंने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर दिया था, उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। और जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 है, इसी में चैप्टर 5, 6, 7 ऐड करता जाऊंगा। तो एक एक करके, जैसे पहले मैंने लगातार बनाता रहा, अब मैं क्या करूंगा, एक वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो एक वीडियो चैप्टर 5 का, ऐसे करके चैप्टर 5, 6 भी कंप्लीट होता जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका धीरे धीरे करके कवर होता जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं पृष्ठ रसायन से संबंधित जो भी अधिशोषण की क्रिया क्या है, अधिशोषण के उदाहरण क्या है, अधिशोषण अवशोषण में अंतर क्या है। तो संपूर्ण पूरा बेसिक यहाँ पर आपका जो चैप्टर 5 है स्टार्ट होने वाला है। देखो, पृष्ठ रसायन चैप्टर का नाम ही है सरफेस केमिस्ट्री, मतलब किसी भी, चाहे हम द्रव की बात करें चाहे हम ठोस की बात करें, इनके सतह पर होने वाली क्रियाओं का हम इस पूरे चैप्टर में अध्ययन करते हैं। पृष्ठ रसायन यानी पृष्ठ से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, पृष्ठ की स्वभाव क्या है, पृष्ठ पर किस प्रकार से घटनाएं घटित होती है, उनकी क्रियाविधि, उनके स्वभाव का हम इस चैप्टर पर अध्ययन करने वाले हैं। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर 5 में हमको पढ़ना क्या है। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो उसके पृष्ठ से संबंधित होगा, पृष्ठ से रिलेटेड होगा, मतलब केवल पृष्ठ पर ही घटनाएं घटित होंगी। हम उन्हीं चीजों का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। सरफेस यानी पृष्ठ होता है, केमिस्ट्री भाई रसायन। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पृष्ठ रसायन है क्या। तो देखो, रसायन विज्ञान को कई शाखाओं में विभाजित किया गया है ना। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी में एक छोटा सा शाखा रख दिया गया सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, पृष्ठ से संबंधित होने वाली। फिर आप कहोगे जैव रसायन, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, कई सारे होते हैं, केमिस्ट ऑफ बायोलॉजी, कई सारे खंड होते हैं। तो उनमें से एक खंड ऐसा भी है जिसे हम एक प्रकार से शाखा कह देते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी ठोस के पृष्ठ की स्वभाव, यानी जैसे हमारे पास मान लीजिए एक बुक है, मान लीजिए सपोज दैट ये बुक है, ये परीक्षा बोध है आपके 2022 का है, समझ रहे हो, आपके मार्केट में मिलेगा। 22 में जो एग्जाम हो चुका था, 23 का नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये परीक्षा बोध है, आप एमपी बोर्ड का परीक्षा बोध है। कुछ लोग कहेंगे सर कहाँ का परीक्षा बोध है। तो ये पृष्ठ है हमारे पास, क्या है, ये पृष्ठ है। और इस पृष्ठ की प्रकृति कैसी, इसका स्वभाव क्या है, इसका हम अध्ययन करें। और साथ में इस पृष्ठ पर किस प्रकार से क्रियाएं हो जाती है, हम उसका अध्ययन करें। तो प्यारे बच्चों, वो कहलाता है पृष्ठ रसायन। क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन। ठीक है, क्लियर है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों के पृष्ठ सतह की स्वभाव, यानी हम प्यारे बच्चों पृष्ठ सतह की जगह हम तल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तल। ये सतह की जगह हम तल भी लिख सकते हैं। तल की स्वभाव एवं पृष्ठ तल पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, तब उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। यानी सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसी भी, चाहे हम ठोस की बात कर लें, ऐसा नहीं है कि द्रव के तल पर कोई भी क्रिया का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ठोस के तल पर, यानी क्योंकि ठोस में एक बेहतर रूप से सरफेस होता है, पृष्ठ होता है। द्रव में भी पृष्ठ होता है, लेकिन उतना ठोस नहीं होता है ठोस के समान, इसलिए यहाँ पे ठोस लिया गया। बाकी द्रव पर भी घटनाएं घटित होगी। अधिशोषण की जो क्रिया है द्रव और ठोस के मध्य ही सबसे ज्यादा होता है। गैस आपस में अधिशोषण नहीं करते। जैसे हम ठोस को द्रव में मिलाएंगे अधिशोषण हो सकता है, ठोस को गैस में ठोस में गैस का अधिशोषण हो सकता है, लेकिन यदि हम कहें गैस का गैस से, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैस और गैस एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। तो गैस और गैस में अधिशोषण संभव उतना नहीं होता। तो पृष्ठ रसायन क्लियर हो गया होगा कि एक शाखा है रसायन विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम करते क्या है, उनके स्वभाव, मतलब सतह का स्वभाव कैसा, उसका अध्ययन करते हैं। साथ में सतह पर होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, तो पृष्ठ रसायन कहलाती है। लिख भी लिया करो, साइड होने का तात्पर्य यही है कि आप बेहतर स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो। अब इस चैप्टर में सतह पर होने वाली घटनाओं को आप कैसे समझोगे सर, एक आध एग्जांपल आप बताओ। जैसे प्यारे बच्चों, जब आप सेल पढ़ते हो, सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, ये सेल है और इस पे ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। किसका? ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन वाली घटनाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन जाकर जमा होता है,
तो इसके सतह पर होती है, ना कि आंतरिक भाग पर। तो इस प्रकार की है कि जो घटना है अधिशोषण है, जो इलेक्ट्रॉन जाकर के जमा हो जाता है इसके सतह पर। इसके सतह पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऋण आवेश जमा हो गया है ना, ऋण आवेश क्या हो गया, जमा हो गया, या इससे आवेश मुक्त हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के सतह पर इलेक्ट्रॉन या तो जमा हो रहा है या उस सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो ये जो घटना है प्यारे बच्चों, ये आपका अधिशोषण हो गया। जैसे आप लोहे को 3 दिन के लिए आप किसी भी खुले जगह पर रख दो, 3-4 दिन के लिए, हाँ उस पर पानी पड़े, नमी हो, तो लोहे के चारों ओर जंग लग जाता है, जो प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। तो संक्षारण भी एक प्रकार का आपका क्या है प्यारे बच्चों, सतह पर होने वाली क्रिया है। ठीक है, ये पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हो तो उत्प्रेरक वहां पर मिलाते हो, तो जो उत्प्रेरण की क्रिया होती है, उत्प्रेरक मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां पर भी जो उत्प्रेरक का काम है एक पृष्ठ रसायन के भांति ही कार्य करता है, यानी पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम बात करते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को हम जब अध्ययन करेंगे तो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। तो ये कुछ उदाहरण है जिनको आपको समझना जरूरी है कि सर हम कैसे जानेंगे कि पृष्ठ रसायन की क्रिया कैसे होती है। तो सबसे बेहतर एग्जांपल मैंने बताया कि हमने एक सेल ले लिया प्यारे बच्चों, सेल में हमने 2 इलेक्ट्रोड प्रयोग किया। इलेक्ट्रोड में हमने क्या देखा कि उसके सतह पर या तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं या सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वो आपका कहलाता है एक प्रकार से पृष्ठ रसायन पर होने वाली क्रियाएं। क्लियर है ना? तो सेल तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने चैप्टर 3 में बेहतर रूप से आपको समझाया है कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, वहां पे अपचयन की क्रिया हो रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के सतह पर ही इलेक्ट्रॉन या तो जमा होता है या तो सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो पृष्ठ रसायन है, सरफेस पर हो रही क्रियाविधि। समझ में आ गया कुछ चीजें? चलो, इसके बाद आपका पहला जो टॉपिक आता है अधिशोषण आता है। अधिशोषण इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिशोषण क्या? अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमारे सिलेबस में इस साल तो हट गया है तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। आपके पास यदि वक्त है थोड़ा बहुत तो आप 1-2 बार वीडियोस देख सकते हैं। कारण क्या है मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि आप यदि अभी इस टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं, जैसे एमपी बोर्ड में इस साल चैप्टर 5-6 हटा दिया गया है, यदि आप इस साल छोड़ दे रहे हैं इस टॉपिक को तो फिर आप जिंदगी में कभी भी दोबारा खोलने की कोशिश नहीं करोगे। क्योंकि अभी आपके पास 1 साल में आपको एक बुक पढ़ना है, कहने का मतलब एक सब्जेक्ट का, अभी उसमें आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आगे चलकर आप बीएससी करोगे, यदि फॉर एग्जांपल आप कुछ अदर कोर्स करोगे, उस टाइम पे आपको पुनः उतनी ही मोटी बुक का अध्ययन करना पड़ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों आपको इधर लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ पाएगी, सोचोगे भी तो नहीं लौट पाओगे। इसलिए मेरा कहना है, मेरा मानना है कि आप लोग जो भी सिलेबस हटा है उसे भी 1-2 बार आप थोड़ा सा पढ़ लें। एग्जाम के 1-2 महीने पहले आप केवल अपने सिलेबस के आधार पर पढ़ें जो एग्जाम में आने वाला है, लेकिन जब आपके पास अभी 4 से 5-6 महीने हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके इनको भी पढ़ते जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके प्यारे बच्चों। ओके, चीजें क्लियर है? चलो, अधिशोषण देखते हैं। अधिशोषण क्या है? ये भी एक पृष्ठीय ही घटना है। तो किसी ठोस या द्रव के सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर बनाए रखने की घटना अधिशोषण कहलाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही सिंपल तरीके से बताया कि किसी इलेक्ट्रोड को आप यदि विद्युत अवघट्ट में डुबा देते हैं, यदि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव आयन को अपने चारों ओर एकत्रित करेगा, है ना। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेगा, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो इलेक्ट्रोड किसी अन्य से, है ना कहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब अपने चारों ओर अन्य पदार्थ को जमाने की कोशिश करेगा। तो यही जो प्रक्रिया है वो अधिशोषण कहलाती है। ठोस हो या द्रव हो उसके सतह पर, है ना, ठोस हो या द्रव हो उसके सतह पर अन्य पदार्थ को आकर्षित कर बनाए रखने की घटना आपके प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? अधिशोषण। आपके घर में यदि चाक हो, चाक समझ रहे हो जिसको हम व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चाक का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि चाक स्वयं सफेद होता है। उसको आप अपने घर में काम करना कि कोई भी कलर ले लेना, कोई भी कलर, उसको आप डुबाना और डुबा कर निकाल देना। फिर आप उस चाक को तोड़ना तो आप देखोगे कि चाक के अंदर कोई रंग नहीं है, केवल सतह पर ही रंग चढ़ा था।
इसको मैं एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आज या कल मैं दे दूंगा आपको। तो प्यारे बच्चों, जो हमने चाक को किसी कलर में डुबाया, तो जब चाक को कलर में डुबाया तो जो कलर है उसकी सतह पर अधिशोषित हो गई। बाकी तो पूरा का पूरा चाक क्या है, उसी प्रकार का है जिस प्रकार का था। मतलब सतह पर कलर का जमना वो अधिशोषण कहला गया। चीजें समझे, परिभाषा समझो। किसी ठोस या द्रव के सतह पर, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, ये मेरे पास एक द्रव है प्यारे बच्चों, ये द्रव है और इसमें कलर है। क्या है? कलर है। अब इस कलर में मैंने किसी पदार्थ को क्या किया, किसी पदार्थ को डाला। ये पदार्थ है मेरे पास, ये पदार्थ मैंने किसी डाला, तो इसके पृष्ठ पर, केवल पृष्ठ पर, कहां पर? पृष्ठ पर, हल्का पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर ये जो मैंने कलर लिया था ये जम गया। अंदर कुछ नहीं है, अंदर बिल्कुल वही चीज है जो आप पहले लिए थे। ये अलग कलर में दिखा दे रहा हूं, अंदर उसके सतह पर नहीं जा रहा है। तो यहां पे जो घटना हो रही है वो अधिशोषण हो रही है। कौन सी घटना हो रही है? अधिशोषण। अधिशोषण। अब अधिशोषण में दो चीज होता है, एक होता है अधिशोष, एक होता है अधिशोष और एक होता है अधिशोषक। क्या? अधिशोषक। अब देखो, जो पदार्थ उसके चारों ओर एकत्रित हुआ है, जैसे हमने ये काले कलर का जो प्रयोग किया है, ये हमारा अधिशोष है क्योंकि ये पदार्थ पे जाकर के जम रहा है, ठीक है। और जो ऐसा पदार्थ जिसमें अधिशोषण की क्रिया होती है, जिसके सतह पर अधिशोषण की क्रिया हो रही है, वो अधिशोषक कहलाएगा। अधिशोषक मतलब जिसमें अधिशोषण हो रही है, और अधिशोष मतलब जिसका अधिशोषण हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि चाक को कलर पे डुबा दो, तो चाक पर अधिशोषण हो रहा है, तो ये अधिशोषक कहला जाएगा। और जो कलर है वो अधिशोषित हो रहा है, वो अधिशोष कहला जाएगा। अधिशोष और अधिशोषक। अधिशोषक, अधिशोष छोटा है, यानी भाई साहब जिस पर अधिशोष, जिस पदार्थ का उस पर जमना होता है, जिस पदार्थ का उस चारों ओर पदार्थ के एकत्रित होना होता है, वह हमारा अधिशोष कहलाता है। लेकिन जिस पे ये घटना घटित हो रही है, जैसे मैंने कहा कि मैं कीचड़ पे डूब गया, तो मेरे साथ कीचड़ क्या हुआ, करके चिपक गया। अब मेरे साथ कीचड़ का चिपकना, अधिशोषक मैं हूं क्योंकि मेरे साथ वो चिपक रहा है। अधिशोष कीचड़ होगा क्योंकि कीचड़ चिपक रहा है। तो कीचड़, समझ रहे? मैंने कहा चाक को कलर पे डुबाया, तो चाक एक अधिशोषक हो गया। जो कलर उसके चारों ओर एकत्रित हुआ वो अधिशोष हो गया। जिसकी मात्रा बहुत कम मात्रा में चारों ओर एकत्रित होता है वो अधिशोष कहलाता है, और जिस पर अधिशोषण की क्रिया विधि होती है वो अधिशोषक कहलाता है। यह चीज तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा सर, एक चीज बताओ कि ये घटना होती कैसे है? सर ये घटना कैसे हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं। जैसे प्यारे बच्चों थोड़ा समझिएगा, यहां पे मैंने कहा कि एक पात्र में मैंने कलर ले लिया। अब ये कलर कुछ भी हो सकता है। अब इस कलर में प्यारे बच्चों बहुत सारे अणु परमाणु हैं, सही है कि नहीं? छोटे छोटे कण हैं। अब जैसे यहां पे कोई कण है, इसी द्रव की बात कर रहा हूं, यहां पे कोई कण है, तो ये प्यारे बच्चों सभी दिशाओं में समान रूप से बल का अनुभव करता है। इस पर किसी भी प्रकार का असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। असंतुलित बल का कार्य मतलब, जैसे हम एक वस्तु को एक हाथ से ज्यादा खींचे, एक हाथ से ज्यादा खींचे और एक हाथ से कम खींचे, तो हमारा असंतुलित बल हो गया। लेकिन हम दोनों ओर से बराबर खींचे तो वो संतुलित हो गया। अभी चूंकि यदि ये द्रव का एक छोटा सा कण हमने ले लिया, बीच में है, तो इसके चारों ओर बराबर मात्रा में बल लग रहा है, इसलिए इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पर किसी भी प्रकार का असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। मतलब संतुलित है तो असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन वही जब हमारा एक छोटा सा क्रिस्टल यहां पर हुआ, तो ये करता क्या है, इस पर तीन ओर देखो, इस पर तीन ओर बिल्कुल देखो जरा, इस पर तीन ओर एक समान बल लग रहा है, लेकिन बाहर की ओर जो बल है वो कम बल लग रहा है, जिस कारण से ये असंतुलित बल का अनुभव करता है।
फिर से समझो, मैंने क्या कहा, किसी भी कण को यदि हम ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो चारों ओर बराबर मात्रा में बल का अनुभव करेगा। चारों दिशाओं से कहीं ना कहीं उसके क्रिस्टल अन्य परमाणुओं से कहीं ना कहीं बल लगेगा, तो बराबर मात्रा में, तो असंतुलित बल का अनुभव नहीं कर रहा है। लेकिन वही यदि क्रिस्टल यहां सतह पर है, ये जब सतह पर है प्यारे बच्चों, तो इसके तीन ओर इधर इधर और नीचे समान बल लग रहे हैं। लेकिन जहां ऊपर की बात करते हैं, ऊपर तो खाली है, ऊपर जब खाली है तब ये जो कण है असंतुलित बल का कार्य मतलब बल का अनुभव करने लगते हैं। असंतुलित बल का मतलब ये हो गया कि ये चारों दिशाओं में समान रूप से बल इनमें नहीं लग रहा है। अब देखो, इनको संतुलित करने के लिए करेगा क्या, जैसे इधर ये आकर्षण इधर इधर, तो ऊपर भी कहीं ना कहीं किसी के साथ इसको आकर्षण बल लगाना पड़ेगा या किसी न किसी से बल को प्राप्त करना पड़ेगा एक दूसरे के बीच। इसी कारण से जब भी इधर से कोई एक छोटा सा अणु आया तो ये क्या किया भाई साहब कि इस संतुलन स्थिति को प्राप्त करने के लिए इसके साथ ये क्रिया कर लिया और सतह पर जाकर के क्या हो जाता है, जम जाता है, और इस प्रकार से अधिशोषण की क्रिया हो जाती है। समझ में नहीं आया, मक्खन करूंगा, चिंता मत करो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मक्खन नहीं करते हो आप। देखो बच्चा, मैं क्या कह रहा हूं कि यदि कोई भी कण है, एक छोटा सा कण लेता हूं, बीच में है, तब इस पर सभी प्रकार मतलब सभी दिशाओं में समान बल लग रहा है। सही बात है ना, हर एक दिशा पे समान रूप से कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, समान बल लग रहा है, मतलब ये असंतुलित बल का अनुभव नहीं कर रहा है। असंतुलित बल का मतलब क्या हुआ सर, यदि भाई साहब असंतुलित बल कब कहलाता है, जब उस पे जो चारों दिशाओं में बल है वो समान ना हो। लेकिन अभी इसमें समान है, इसलिए हमने क्या कहा, असंतुलित बल का अनुभव नहीं कर रहा, मतलब संतुलित बल है। लेकिन वही जो हमारे छोटे छोटे कण हैं, यदि वो सतह पर हो गए, सतह पर जब हो जाते हैं तो उनके तीन ओर तो समान रूप से बल लग रहा है, लेकिन ऊपर की ओर भाई साहब कोई बल नहीं लग रहा है। इस कारण से ये असंतुलित बल का अनुभव करते हैं। अब इस असंतुलित बल को अनुभव करने के कारण इनमें कहना ये होता है कि भाई साहब अभी हम असंतुलित हैं, हमारे तीन ओर तो समान रूप से बल कार्य कर रहा है, बाहर से यदि कोई आता है तो उसको जुगाड़ बनाते हैं, उसके साथ कुछ न कुछ माध्यम में हम उसके साथ मध्यस्थता करते हैं। तो तभी भाई साहब यदि इधर से मान लो जैसे चौक ही हमने डुबाया, अब चौक जब डुबाया तो भाई साहब इसके जैसे यहां पे हो गया, अब इसके इधर भी द्रव भरा, इधर भी इधर, अब इधर चाक हो गया। समझ रहे हो ना, जैसे मैंने कहा ये चाक है ना, तो यहां पर एक छोटा सा क्रिस्टल है, दिख रहा है। अब इस क्रिस्टल के इधर भी द्रव, इधर भी द्रव, इधर भी द्रव, इधर इधर, लेकिन इधर तो द्रव नहीं है, इधर क्या हो गया, चाक हो गया। तो चाक के साथ क्या करेगा, बोलेगा रुक भाई, हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, और उससे उसके सतह पर जाकर वो जम जाता है, और ऐसे ही अधिशोषण की क्रिया हो जाती है। भाई साहब समझ में आया। तो अधिशोषण में हमने आपको क्या समझाया था कि अधिशोषण में जब क्रिया विधि होती है तो इनको हम दो आधार पर समझते हैं। अधिशोषण को एक होता है हमारा अधिशोष और एक अधिशोषक। तो इसकी भी परिभाषा आप लोग लिखेंगे, अधिशोष, अधिशोष जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है, जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है, या वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के पृष्ठ पर आकर्षित होता है। लिखो जरा, वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के पृष्ठ पर क्या होता है, आकर्षित होता है। वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के पृष्ठ पर आकर्षित होता है, ठीक है, अधिशोष कहलाता है। वह पदार्थ जो किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर आकर्षित होता है, अधिशोष कहलाता है, ठीक है। और दूसरा आपको लिखना है अधिशोषण, अधिशोषक है, अधिशोषण नहीं, अधिशोषक। वह पदार्थ जिसके सतह पर अधिशोषण की घटना होती है, वह पदार्थ अधिशोषक, वह पदार्थ जिसके सतह, वह पदार्थ जिसके सतह पर अधिशोषण की, वह पदार्थ जिसके सतह पर अधिशोषण की घटना होती है, अधिशोषण की घटना होती है, वह पदार्थ जिसके सतह पर अधिशोषण की घटना होती है, अधिशोषक कहलाता है।
अधिशोषक कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल आपको समझना है और लिखना भी है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँगा। जैसे मैंने कहा था आपको कि भाई जैसे हमारे पास एक क्या है, चाक है, चाक को स्याही में डुबाए। यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखो। जब चाक को स्याही में डुबाया जाता है, जब चाक को स्याही में डुबाया जाता है, जब चाक को स्याही में डुबाया जाता है तो स्याही चाक के पृष्ठीय सतह पर, चाक के पृष्ठीय सतह पर जम जाता है। क्या हो जाता है? जब चाक को स्याही में डुबाया जाता है तो स्याही चाक के पृष्ठीय सतह पर जम जाता है, किंतु तोड़ने पर अंदर चाक की स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। किंतु चाक को जब हम तोड़ते हैं, चाक को तोड़ने पर अंदर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बस ये समझ लो। हमने आपको समझाया कि भाई साहब हमारे पास चाक है, चाक को हमने स्याही के अंदर डुबा दिया है ना। जब स्याही के अंदर डुबाया तो चाक की सतह पर स्याही जाकर जम गया, तो अधिशोषण की क्रिया तो हो गई, लेकिन अंदर जो है कुछ नहीं हुआ। तो इससे निष्कर्ष निकल गया कि अधिशोषण इस प्रकार से होती है। अब देर किस बात की, अब आपकी जवाबदारी, आप लो भैया अपनी हिस्सेदारी, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट नोट डाउन कर लो। अब आप और चारकोल के एग्जाम्पल समझो। जैसे कभी भी आप ऑनलाइन से इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाओ, जैसे आप एयरफोन, चार्जर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी हो, समझ रहे हैं, यहां तक कि आप कंप्यूटर से संबंधित कोई सामान मंगाओ, टीवी, फ्रिज, कुछ भी मंगाओ, मार्केट से भी खरीदो आप, तो उसमें एक सफेद सफेद छोटे छोटे आपको सिलिका जेल एक पैकेट में भरा हुआ मिलता है। देखे हो कभी आप? नहीं तो आप जरूर कोशिश करना देखने के लिए। जैसे पैकिंग की जाती है, समझ रहे हो, जैसे एक बॉक्स है, मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे एक इंक का बॉक्स लेता हूँ, ठीक, एक छोटा सा इंक का बॉक्स लेता हूँ और इस बॉक्स में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रख दिया और इसको मैंने जैसे ही पैक किया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ नमी तो रह गई, कुछ ना कुछ तो नमी होगी। वातावरण, भाई हमने तो टेपिंग कर दिया, वायु अंदर जा नहीं सकती है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ उस वायु में नमी होगी। अब हो सकता है वो नमी उस डिवाइस को खराब कर दी, इस कारण से इसके अंदर सिलिका जेल, छोटा सा पैकेट ऐसे पुड़िया सिलिका जेल डाल दिया जाता है। अब सिलिका जेल करता क्या है कि इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स में तो भाई हमने पहले से टेपिंग कर दिया, बाहर से अंदर किसी प्रकार का हवा गुजरने या प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखते हो कि पहले सामान पन्नी के अंदर होता है, पन्नी के बाद फिर एक छोटा सा और पॉलीथीन होता है, यानी लेपित होता है उसमें से पॉलीथीन, और फिर उसको एक प्रकार से बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना। तख्ती का बॉक्स होता है, कागज का ही होता है, मोटा होता है, जैसे तख्ती है एक प्रकार का। तो भाई साहब उसके अंदर कुछ ना कुछ नमी होती है। अब उस नमी को दूर करने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग कर दिया जाता है। सिलिका जेल क्या करता है, उस बॉक्स के अंदर जो भी नमी है उसको क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है, अपने सतह पर जमा लेता है, यानी जो नमी है उसका अधिशोषण हो जाता है किस पर, सिलिका जेल पर। इससे अंदर जो है नमी समाप्त हो जाता है और हमारा उपकरण सुरक्षित रहता है। आप टीवी, फ्रिज कुछ भी लोगे, हर जगह सिलिका जेल होता है और सिलिका जेल का काम ही है प्यारे बच्चों, यदि जितना ज्यादा बड़ा उपकरण लोगे उसमें उतना ही ज्यादा सिलिका जेल रहेगा। हम एक बार माइक भी लिए थे, माइक में भी सिलिका जेल, चार्जर लगाओ, कहीं भी कुछ भी खरीदोगे आप लोग, यदि आप ऑनलाइन मंगाते तो सिलिका जेल होना उसमें निश्चित है। सिलिका जेल से क्या होता है
कि जो नमी होता है अधिशोषित, तो ये घटना है कि सिलिका जल के द्वारा नमी का अधिशोषण। समझ रहे हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं विभिन्न प्रकार के गैस में एक, जैसे मैं लीजिए सिलेंडर ले लेता हूं और सिलेंडर में मैंने अमोनिया गैस भर दिया, क्या कर दिया, अमोनिया, और फिर उसमें चारकोल डाल दिया। चारकोल नहीं, जंतु चारकोल मतलब जंतुओं के लकड़ी, जंतुओं का कोयला, मतलब जो जंतुओं को जलाया जाता है तो उनकी हड्डी से जो चारकोल बनता है, उसको यदि किसमें डाल दिया जाए, उसी बॉक्स के अंदर, नहीं उसी सिलेंडर के अंदर जिसमें हमने अमोनिया गैस रखा है, तो जो अमोनिया गैस का दाब हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया गैस है उस चारकोल की सतह पर जाकर जम जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हो कि जब एक बंद पात्र में बारीक पिसा चारकोल लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या जैसे अमोनिया गैस डाल देते हैं, तो जो हमारा अंदर का दाब है वो कम हो जाता है। इसका कारण क्या है, आप लिख लो, मैं पूरा विधिवत बता रहा हूं। पहला तो मैंने बता ही दिया भाई, ये चाक वाला सिस्टम मैंने लिखा दिया। दूसरा आपको बताया कि सिलिका जल जो होता है वायु को शुष्क बनाता है, यानी नमी को अवशोषित कर लेता है। वहीं पे मैंने कहा कि जैसे प्यारे बच्चों, आप यदि किसी सिलेंडर में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया गैस ले लो, क्लोरीन गैस ले लो, उसमें चारकोल डाल दो, तो चारकोल के कारण जो अमोनिया या अन्य गैस का अधिशोषण हो जाता है और दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सबसे एक अच्छा और एग्जाम्पल है, जैसे शर्करा होता है, शक्कर जब बनाया जाता है, शक्कर में कई कलर होते हैं, जैसे मान लीजिए मुख्य रूप से पीला, हल्का पीला कलर तो बना ही रहता है, मतलब पीला और भूरा, हल्का पीला भूरा रंग रहता है, जिसको दूर करने के लिए चारकोल को मिलाया जाता है। चारकोल को मिला करके फिर उसको मतलब अच्छे तरीके से मिलाया गया तो उसका जो कलर है वो चारकोल की सतह पर अधिशोषित होता है, फिर उसे छनित करके अलग कर देते हैं, शुद्ध शक्कर हमें मिल जाता है। ये सब चीज बताने का तात्पर्य है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। ओके, समझ में आ गया। अभी हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया हो तो इससे हम क्लीन कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस, ये होता क्या है, अधिशोषण और अवशोषण। अभी आपने देखा प्यारे बच्चों कि अधिशोषण जो हो रही है वो सतह पर क्रिया हो रही है। अब हम बात करेंगे अवशोषण को। कभी आपने देखा होगा हलवाई को बनाते समय रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाए हो आप कभी? जब आप गुलाब जामुन को बनाया जाता है तो गुलाब जामुन को पूरे सिरे में डुबा देते हैं, तो सिरा अंदर तक चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता? कभी आप देखना, प्रैक्टिकल कर लेना। आपके घर में कार्यक्रम हो या वफर लगी हो कहीं, आप चल जाना होटल रेस्टोरेंट किसी में भी चल जाना, आज मन में पानी ना आ जाए, जीभ में पानी आएगा, मन में तो जो भी है मुस्कान पड़ेगी। तो बच्चा लोग आप कभी जाकर देखना, ट्राई करना, जो आपका एक छोटा सा तसला होता है, गंजा होता है, बड़े बड़े गंजे होते हैं भाई सब, उसमें सिरा लगा दिया जाता है और फिर क्या करते हैं कि छोटे छोटे, मतलब जैसे आपका उसका अलग से पाउडर आता है, कई सारे पाउडर, जैसे हम लोग मुख्य रूप से सीमा पाउडर यूज करते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए, घर में भी बनाते हैं, कभी बनाऊंगा तो आपको ब्लॉग के माध्यम से दे दूंगा। और हाँ मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप ब्लॉग बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा उस चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। तो मैं भाई साहब हमेशा गुलाब जामुन वगैरह बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहता कभी कभी। तो गुलाब जामुन में होता क्या है, जब आप गुलाब जामुन को सिरे पे डालते हो तो सिरे की जो मात्रा है उस गुलाब जामुन के संपूर्ण भाग पर फैल जाता है। वहां पे जो क्रिया हो रही है वो अधिशोषण, यानी जो अवशोषण हो रही है। अधिशोषण केवल सतह पर हो रही थी, लेकिन अवशोषण की अब बात करेंगे तो अवशोषण जो है अंदर तक होती है, मतलब पृष्ठ में तो हो ही रहा है, पृष्ठ के साथ साथ अंदर भी चला जाता है, मतलब संपूर्ण भाग पर। तो अधिशोषण जो है एक पृष्ठीय घटना थी, लेकिन जो अवशोषण की बात आ जाती है वो संपूर्ण भाग पर घटनाएं होती है। तो आप लोग हेडिंग लगा लो प्यारे बच्चों, एक साइड लिखोगे क्या, अधिशोषण। देखो यार, इंग्लिश मुझसे उतना ज्यादा नहीं बनता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी से पढ़ाते हैं, इंग्लिश का यूज नहीं करते, और इधर आप लोग हेडिंग लगाएंगे अवशोषण। एक एक डिफरेंस लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके समझना है और याद हो जाएगा। ये मैं गारंटेड कहता हूँ, ठीक है। ये लो आप लोग हेडिंग लगाओ, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। मैंने आपको भी एक सस्ता एग्जांपल दिया गुलाब जामुन को लेकर के, कि जैसे ही गुलाब जामुन को सिरे पर डुबाया गया तो गुलाब जामुन में जो सिरा है संपूर्ण भाग पर क्या हो जाता है, मतलब वितरित हो जाता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो अवशोषण है संपूर्ण सतह पर होने वाली घटना है, अंदर बाहर हर जगह, यानी पूरे माध्यम की ये घटना है। तो पहला नंबर लिखो, यह घटना केवल पृष्ठ पर होती है, यह एक पृष्ठीय घटना है। क्या है, एक पृष्ठीय घटना है, या यह घटना एक केवल पृष्ठ पर होती है, सिंगल, ठीक है। इसका पहला नंबर लिखो, यह घटना पूरे माध्यम पर होती है, यह घटना पूरे माध्यम पर होती है, पूरे माध्यम पर होती है, या अवशोषण पूरे माध्यम पर होती है, ठीक है, या यह
पूरे माध्यम में होने वाली घटना है। अपने भाषा में लिख सकते हो, रटना नहीं है। मैंने आपको कहा पहले भी कि अधिशोषण केवल सतह पर हो रही है, लेकिन प्यारे बच्चों अवशोषण जो है वो पूरे माध्यम पर होती है। अब जैसे सिरे पे रसगुल्ला को डुबाया जाता है तो धीरे धीरे करके डूबता रहता है, ऐसा नहीं रहता कि तुरंत जाए और तुरंत सिरा अंदर चला जाए, ऐसा नहीं होता, एक मंद गति से समान रूप से होती रहती है। लेकिन अधिशोषण ऐसा होता है जैसे किसी पदार्थ को देखा, अब उसे संतुलित बल की मतलब एक प्रकार से स्थिति को बनाना है, भाई असंतुलन बल का अनुभव कर रहा होता है, तो जैसे ही किसी अन्न को देखा जाकर के उससे बल को भीख मांग रहा है कि तू आजा मेरे साथ जुड़, इसलिए पहले तीव्र होता है, फिर धीरे धीरे जब दोस्ती हो गई तो फिर मंद हो जाता है। समझ रहे हो? तो भाई साहब कहने का मतलब जो अधिशोषण है पहले तीव्र घटना है ना, पहले यह प्रारंभ में तीव्र प्रक्रिया होती है, बाद में धीमी होती जाती है। ठीक है, तो दूसरा नंबर लिखो, प्रारंभ में यह तीव्र गति से संपन्न होती है। प्रारंभ में यह तीव्र गति से संपन्न होती है तथा बाद में मंद गति से व अंत में साम्य स्थापित हो जाता है। मतलब एक दूसरे के साथ विनिमय दोस्ती बराबर हो जाती है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया में एक समान घटना होती है। यानी जो हम अवशोषण पढ़ते हैं तो उसमें पूरे प्रक्रिया में एक समान रूप से घटना होती है या एक समान गति होती है। पूरे प्रक्रिया में एक समान गति रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक समान घटना होती है, अपने भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही अधिशोषण होता है तो सतह पर होता है, सतह पर, तो सतह पर सांद्रण बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि अन्य पदार्थ सतह पर आ गया तो उसकी सतह का सांद्रण बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर क्या है, परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन जो अवशोषण की घटना होती है तो अंदर बाहर हर जगह समान रूप से वितरित होता है, इसलिए इसके सांद्रण में परिवर्तन की बात करें, जब अवशोषण की क्रिया होती है तो जो हमने कहा आपको एक सिरे पे रसगुल्ला डालते हो, गुलाब जामुन डालते हो, रसगुल्ला अपना क्षेत्रीय भाषा है, कहना नहीं कि सर ये रसगुल्ला कहाँ से आ गया, आप कौन कौन सा भाषा प्रयोग करते रहते हो, तो गुलाब जामुन समझ लो, समझ रहे हो। तो उस पे जब हमने सिरा पे गुलाब जामुन को सिरा पे डुबाया, गुलाब जामुन तो तभी बनेगा जब सिरे से डूब जाएगा, अन्यथा तो वो एक छोटा सा लड्डू है, कछु काम का नहीं है ना, उसमें कुछ मीठा ना कुछ भी, उसे तो खाओगे नहीं, पूरी उससे अच्छा होता है। तो भाई साहब जैसे मैंने उसको मिलाया तो हर जगह समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसमें आप लिखोगे कि इसमें जो पृष्ठ पर जो है सांद्रण क्या हो जाता है, अधिक, और जो अंदर होता है प्यारे बच्चों वो कम होता है, लेकिन इसके अंदर बाहर सांद्रण समान रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप तीसरा नंबर लिखो। तीसरा नंबर क्या लिखोगे अधिशोषण में? अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण, अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण पृष्ठ पर अधिक होता है। कहां पर? ऐसा लिख लो, अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण पृष्ठ पर आंतरिक भाग से अधिक होता है, आंतरिक भाग से अधिक होता है। ठीक है, आंतरिक भाग पर कम होता है क्योंकि अंदर तो जा ही नहीं रहा, केवल पृष्ठ पर घटना होता है। ठीक है, और इसमें आप लिखोगे इसके अंदर और बाहर, इसके अंदर व बाहर समान रूप से सांद्रण होती है। ठीक है, यानी अंदर भी और बाहर भी सांद्रण का मान समान रहता है। अंदर की बात करें यानी चाहे बाहर की बात करें तो समान रूप से सांद्रण होती है। ठीक है, 3 हो गए, 4 ही अंतर आप कर सकते हो और बाकी नहीं। ठीक है, ठीक। तीसरे के बाद चौथा नंबर लिखो,
यदि हम बात करें अधिशोषण से, यदि हम अधिशोषण की जो घटना होती है, तो यदि उससे हम अधिशोष को बाहर निकालें तो जो विशोषण की क्रिया कहलाती है। यानी अधिशोषक की सतह से अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है। अधिशोषक की सतह अधिशोषक की सतह से अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है। बढ़िया दिख रहा है ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैंने कहा भाई साहब जैसे चौक है, चौक में मैंने कलर मिलाया तो उस कलर को हटा सकता हूँ, सिंपल है। किसी भी मतलब चारकोल पे किसी गैस को अधिशोषण कराया तो उस गैस को हटा सकता हूँ। तो यह जो प्रक्रिया है वो विशोषण कहलाती है। अधिशोषक की सतह से अधिशोष को बाहर निकालने की घटना या अधिशोषक की सतह से अधिशोष को अलग करने की घटना आपका क्या कहलाता है? विशोषण। लिख लो, विशोषण क्या है? अधिशोषक की सतह से, अधिशोषक की सतह से, बाद में लिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चौथा नंबर लिखो, इसमें क्या लिखा आपने? अधिशोषण की सतह से अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें करेंगे अवशोषण में पृथक्करण यदि करेंगे तो विशेष विधियों का प्रयोग करते हैं। अवशोषण में पृथक्करण विशेष विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे क्रिस्टलन किया जाता है, जैसे नमक है और पानी है मिला है, तो यदि मैं बाष्पीकरण करा दूं तो पानी बाष्पित हो जाएगा, नमक बाद में बाष्पित होगा, है ना, बहुत कम मात्रा में बाष्पित होता है। इस कारण से विशेष विधि से हम इसका पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे हमने नमक और पानी मिला दिया, आप शोषित हो गए, एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिल गए। अब हमको भाई नमक और पानी को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाष्पीकरण कराना पड़ेगा, है ना, बाष्पन की क्रिया होगी, तभी पानी बाष्पित हो जाएगा और नमक शेष रह जाएगा जिसे हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ लिए होगे आप लोग। अब दो चीज आप समझो, पहला परिभाषा आप लोग लिखोगे, ठीक है, यहां तक क्लीन कर लिए होगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, इस क्लीन कर देता हूं। पहला परिभाषा आप लोग लिखो, जो विशोषण है क्या? अधिशोषक की सतह से अधिशोष पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। अधिशोषक मैंने कहा ना, जिस पर अधिशोषण हो रहा, मैंने कीचड़ पे कूद गया, कीचड़ मेरे पर लग गया, चिपक गया, तो मैं क्या हूं? अधिशोषक हूं, मेरे सतह पर आ रहा है और जिस पदार्थ को चिपकना होता हुआ आ रहा है वो अधिशोष है। तो मैं अब कीचड़ को अलग करना चाहता हूं, तो ये जो क्रिया है विशोषण है। समझ में आया? अब बरसात का मौसम चल रहा है, हमेशा पैर में कीचड़ लगना स्वाभाविक बात है, ठीक है। घर से बाहर निकलोगे तो कीचड़ है, भाई शहर में तो बात अलग है, रोड पे भी वहां पे कंक्रीट है, लेकिन हमारे यहाँ हर जगह कंक्रीट नहीं है, खेत भी जाना पड़ता है। समझ रहे हो बच्चे लोग? तो विशोषण आप लिखोगे, क्या लिखोगे? विशोषण। क्या लिखोगे विशोषण में? कि अधिशोषक की सतह से, लिख दूं, अधिशोषक की सतह से, अधिशोषक की सतह से अधिशोषक की सतह से अधिशोष को अलग करने की प्रक्रिया, अधिशोषक की सतह से अधिशोष को अलग करने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। विशोषण कहलाती है। अधिशोषक की सतह से अधिशोष पदार्थ को अलग करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है फिर बच्चों? विशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? विशोषण। चीजें क्लियर है? विशोषण क्या है वो चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा शोषण बता देता हूं। अब ये अधिकार का शोषण वाला शोषण मत समझ लेना, ठीक है, यहां पर केमिस्ट्री की शोषण पढ़ रहे हैं। जब किसी भी हम पदार्थ पर जो अधिशोषण है और अवशोषण दोनों को क्रिया देखते हैं, यानी उस पर अधिशोषण भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है, तब उस क्रिया विधि को हम कहते हैं शोषण। यानी जब अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया एक साथ होती है, यह निश्चित नहीं हो पाता कि कौन सी प्रक्रिया हो रही है, तो इस घटना को शोषण कहा जाता है। जब अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रिया अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है या एक साथ होती है, साथ होती है। जब अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है तो यह शोषण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई साहब? तो यह शोषण कहलाती है।
चीजें क्लियर है? शोषण कहलाती है। तो इस प्रकार से बच्चा लोग आज का हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। विश्व के आगे कुछ नहीं पढ़ाने वाले आज हम, इतना आप तैयार कर लो और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक ठोक दो भाई साहब और कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कर दो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।